प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है अशोक और उसकी परराष्ट्र नीति यानी विदेश नीति। आप देखते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को सदैव के लिए बंद कर दिया और उसके स्थान पर धम्म विजय की नीति का पालन किया। इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जहाँ पर एक चक्रवर्ती सम्राट ने जिस विस्तार और विशाल साम्राज्य की स्थापना की हो, जो विजेता हो, जीतने के बाद भी जिसने अपने शिखर की पराकाष्ठा पर होते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रख दिया हो और सदैव के लिए युद्ध बंद करके धम्म विजय की नीति का पालन किया, शांति सह अस्तित्व के आधार पर जिसने अपनी परराष्ट्र नीति को स्थापित किया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति के आधार पर, सह अस्तित्व के आधार पर, भ्रातृत्व के आधार पर, जियो और जीने दो के सिद्धांत के आधार पर जिसने अपनी परराष्ट्र नीति को लागू किया, स्थापित किया, ऐसा इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जो अशोक का मिलता है। अशोक की धम्म की चेतना ने उसकी परराष्ट्र अर्थात विदेश नीति को अहिंसा, सहिष्णुता और समन्वय के दृढ़ सिद्धांत और आधारों पर स्थापित किया। सैनिक पराक्रम और विस्तारवाद की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उसमें अशोक का जो उद्घोष था अपने आप में एक अकल्पनीय उद्घोष था कि सैनिक विजय व्यर्थ है और उनके स्थान पर धम्म विजय की जानी चाहिए, यानी धम्म, उसके विचार, उसके प्रचार प्रसार और मानवीय कल्याण और जो प्रजा है उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के, उसके यही लौकिक उस पारलौकिक जीवन को सुधारने के लिए शासक के मन में प्रेरणा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए और अपने प्रजा को संतान के समान मानने की जो अशोक की सोच थी, जो विचार था, वो अपने आप में ही अभूतपूर्व और अकल्पनीय है जो अशोक ने लोगों के सामने रखा। अशोक अपने प्रथम कलिंग शिलालेख में अपने पड़ोसी जो राज्य थे, उनके जो शासक थे, उनके बारे में वो कहता है कि उन्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको मुझ पर विश्वास होना चाहिए। उन्हें मुझसे कष्ट, नुकसान और दुख नहीं बल्कि सुख मिलेगा। उन्हें मेरे कहने पर धम्म का अनुसरण करना चाहिए जिससे इस लोक तथा परलोक का लाभ यानी पुण्य प्राप्त हो सके। अब इससे उसकी वैदेशिक नीति, परराष्ट्र नीति का जो संकेत मिलता है वो कितना शानदार है, आप सोच सकते हैं। हम जैसे और राज्यों के वैदेशिक संबंधों के संदर्भ में बात करते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी शासकों के साथ जो मैत्री संबंध स्थापित हुआ, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मैगस्थनीज मौर्य दरबार में आया, वो परंपरा जारी रही और डाइमेकस जो यात्री था वो बाद में बिंदुसार के समय भी जारी रही और अशोक के समय भी। अशोक के समय में भी जो यूनानी यात्री था डायनोसियस, वो कुछ विद्वान उसको बिंदुसार के शासनकाल में आया हुआ मानते हैं और कुछ मानते हैं कि यूनानी शासक टालमे फिलाडेल्फस का जो दूत था वो
अशोक के शासनकाल में डायनोसियस से भारत की यात्रा पर, मौर्य काल की यात्रा पर आया था। अशोक के 13वें शिलालेख में उसके साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा स्थित यवन राज्य के राजा अंतियोकस है ना, तथा उसके बारे में यवन राज्य और उसके संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे सेल्यूकस के समय से ही इनके आपस में मैत्री संबंध स्थापित हुए थे, वो आगे भी जारी रहे। मिस्र का राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, अंतियोकस, मैसिडोनिया नरेस एंटिगोनस, सीरीन का राजा मगस, अलेक्सुंदर आदि का उल्लेख किया जा सकता है, जिसका अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेख मिलता है और जिनके साथ अशोक के मधुर संबंध थे। इसके अलावा अशोक ने कहा है कि जहाँ जहाँ उसने धम्म विजय प्राप्त हुई है वहाँ वहाँ उसने धर्म प्रचारकों को भेजा। रिच डेविड्स का मानना है कि अशोक के धर्म प्रचारक यूनानी राज्यों में गए थे अथवा उन्हें कोई सफलता प्राप्त हुई थी, इसको लेकर उन्हें संदेह है। उनका कहना है कि संभव है कि धर्म प्रचार के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर प्रतिपादित करने के लिए यूनानी नरेशों का उल्लेख कर दिया गया, जबकि हो सकता है कि वास्तव में यहाँ कोई धर्म प्रचारक नहीं भेजा गया हो। यानी रिच डेविड्स का मानना है कि शायद यूनान में जो बौद्ध धर्म प्रचारकों को नहीं भेजा गया था और उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। राय चौधरी और BL लाह आदि विद्वानों ने भी निराधार बताया है। आगे अशोक के द्वितीय शिलालेख में अशोक कहता है कि यवनराज अंतियोक के राज्य में अथवा उन राजाओं के राज्य में जो भी अंतियोक के राज्य के समीप है, सर्वत्र देवानाम प्रियदर्शी की 2 चिकित्साएं अवस्थित हैं, मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा, और औषधियाँ जो मानवोपयोगी हैं, पशुपयोगी हैं और जहाँ जहाँ नहीं है सर्वत्र लाई गई हैं और रोपी गई हैं। तो इनसे संकेत मिलता है कि वहाँ भी अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे और उसको सफलता प्राप्त हुई थी। अशोक के राज्य की दक्षिणी सीमाओं के परे सुदूर दक्षिण में 4 स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व था। चोल राज्य, पांडे, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। इनमें आगे द्वितीय तथा ताम्रपर्णी श्रीलंका का स्वतंत्र राज्य था। इन सभी राज्यों से भी अशोक के संबंध मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण थे। अपने द्वितीय शिलालेख में अशोक इन सभी राज्यों से मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा की व्यवस्था करने का उल्लेख करता है तथा 13वें शिलालेख में उनसे चोलों, पांड्य, ताम्रपर्णियों के राज्यों में अपने धर्म विजय का उल्लेख करता है। इन क्षेत्रों में भी अशोक के द्वारा धर्म प्रचारक भेजे गए होंगे। हेनशांग का कथन है कि उसने चोल तथा पांड्य राज्यों में अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप देखा था। महावंश में ज्ञात होता कि लंका में अशोक का पुत्र महेंद्र तथा उसकी पुत्री संघमित्रा धर्म प्रचार के लिए गए थे और वहाँ का जो शासक था महेंद्र पंचम और उसकी जो प्रजा है उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अशोक के एक अन्य पुत्र तिष्य का भी उल्लेख मिलता है। अशोक के कीमती उपहार लेकर गया था वो। इसी प्रकार परराष्ट्र नीति के क्षेत्र में अशोक ने निस्वार्थ मैत्री एवं मानव प्रेम के नए मापदंड स्थापित किए। उसे इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द का अग्रदूत कहा जा सकता है। उसने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में धम्म विजयी और धम्म चक्रवर्ती होने का एक अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया है। आप देखते हैं कि जो अशोक है उसकी जो आप गृह नीति देखते हैं तो गृह नीति में जब वो अपने आप को ये मान लेता है कि वो शासक तो है ही, सम्राट है, लेकिन किस तरह का जो पैतृक राजत्व उसकी सोच थी उसने जो स्थापित किया कि जिसमें पहली बार ये जो मौलिक अवधारणा दी कि जियो और जीने दो, यानी स्वयं भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, किसी के मामले में हस्तक्षेप मत करो, बल्कि मानव मात्र की मुक्ति के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए, उसके इहलोक और परलोक के लिए एक शासक को प्रयास करना चाहिए। जैसे माता पिता अपनी संतान का सार्वभौमिक विकास, उत्थान, नैतिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक सभी दृष्टि से उसका उत्थान चाहते हैं, विकास चाहते हैं, उसी प्रकार अशोक भी अपनी
जो प्रजा है, अपनी जो जनता है, उसका उत्थान चाहता था, उसका विकास चाहता था। इसलिए जब वो ये अपनी गृह नीति में अपनी प्रजा के संदर्भ में जाहिर कर देता है, तो स्वाभाविक है कि अशोक जैसा महान शासक है, उसने इस नीति को, इस सोच को अपने पड़ोसियों के साथ और दूसरे जो परराष्ट्र विदेशी जो पड़ोसी राज्य थे उनके साथ भी उसने इस नीति को क्रियान्वित किया। और आप देखते हैं इतिहास के जो पन्ने मिलते हैं, इतिहास में H.G. वेल्स भी कहते हैं इतिहासकार कि इतिहास के लाखों पन्नों को रंगने वाले सैकड़ों हजारों शासकों जिनका नाम हमें इतिहास में दिखाई देता है, उसमें अशोक का जो नाम है वो एक तारे की भांति स्वतंत्र रूप से चमकता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध बात कर सकते हैं, हम वैदेशिक संबंध की बात कर सकते हैं, पर राष्ट्र की नीति की बात कर सकते हैं, तो अशोक को हम विश्व शांति का अग्रदूत और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, समन्वय, सहिष्णुता का अग्रदूत हम मान सकते हैं। धन्यवाद।